हेलो क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिकनेस की, नौजिया एंड वॉमिटिंग के रिगार्डिंग। देखो, नौजिया और वॉमिटिंग कई प्रकार की फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकती हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनका क्लासिफिकेशन और उनके जो भी अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, एटियोलॉजी है और उनकी पैथोफिजियोलॉजी के बेस पर किया जाता है। हर एक टाइप की सिकनेस में अलग अलग न्यूरल पाथवेज, रिसेप्टर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली शामिल होते हैं। इसीलिए सही डायग्नोसिस और एक सही एंटी एमेटिक ड्रग के सिलेक्शन के लिए इन सभी टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब टाइप्स ऑफ सिकनेस में आपके स्क्रीन पे आप टाइप्स ऑफ नाउजिया एंड टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग देख रहे हो। एक्यूट, क्रॉनिक, प्रेगनेंसी, एंटिसिपेटरी, प्रोजेक्टाइल या अलग अलग चीज़ें। बट इसी तरीके से यहाँ जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आएगी मोशन सिकनेस की। ठीक है, बेसिकली मोशन सिकनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रैवल या बॉडी की कंटिन्यूसली मूवमेंट के टाइम पे नाउजिया, डिजीनेस और वॉमिटिंग होने लगता है। इसी को हम ट्रैवल सिकनेस, सी सिकनेस या कार सिकनेस, एयर सिकनेस या सिमुलेटर सिकनेस भी कह सकते हैं बेसिकली। अब मोशन सिकनेस तब होती है जब बॉडी के बहुत डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन को मिलने वाली इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इनपुट है, अगर वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, इसी से सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी शुरू होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ कंडीशंस में ज़्यादा होती है, कार, बस या ट्रेन में ट्रैवल करने से, सी ट्रैवल, सी सिकनेस, एयर ट्रैवल, अम्यूज़मेंट पार्क राइड्स में या वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स में, तो गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल या किताब पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिक पैथोफिजियोलॉजीज की ये है कि जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, मतलब हमारे इनर ईयर के अंदर एक सिस्टम बसता है जिसका नाम है वेस्टिबुलर सिस्टम, जिसको चलाता है हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस। और दूसरा सिस्टम हमारी जो आँखें हैं, मीन्स विजुअल सिस्टम, इनके बीच में सेंसरी मिसमैच। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान चलती हुई कार में बैठ के कोई बुक पढ़ रहा है, तो हमारी आँखें, मीन्स हमारा विजुअल सिस्टम उस बुक पे फोकस कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा इनर ईयर है, जो हमारा बैलेंस सिस्टम है, ये लगातार मूवमेंट को फील कर रहा होता है ना। इससे कॉन्फ्लिक्शन इन्फॉर्मेशन ब्रेन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द लोगों में, आप में से शुरुआत में कार में, बस में या कहीं भी ट्रैवल, ऐसे कि जो बंद गाड़ियाँ हैं, इनमें ट्रैवल करते टाइम पे आपको ज़रूर से जी मिचलाया होगा या फिर वॉमिटिंग हुई होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारी आंखें भी सामने देख रही होती हैं कि हमारी आंखों को जो भी सामने दिखता है या जो हमारी एक्टिविटीज़ है, उसको समझ में आता है कि हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर या डिवाइसेस में सेंसर होता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी सेंसर होता है जिसको बोलते हैं हम वेस्टिबुलर सिस्टम। ये भी मूवमेंट को गेस करता है। हमारी आंखें अगर बंद भी हों तब भी उसको समझ में आता है कि हम चल रहे हैं, मुड़ रहे हैं, बैठे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तीसरा भी आता है, और तीसरा आता है प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर का मतलब हमारे हाथ पैर के या फिर जो भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, इनको पता होता है कि कौन सा जॉइंट कब मुड़ रहा है, कौन सा चीज़ें हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। जब तक ये तीनों लोगों की सहमति नहीं होती है, आंखें भी कह रही हैं शरीर हमारा मूव कर रहा है, वेस्टिबुलर अपैरेटस भी कह रहा है कि हमारी बॉडी चल रही है, और प्रोप्रियोसेप्टर कह रहा है कि हाँ, हम भी मूव हो रहे हैं। तो तीनों लोग की जब सहमति होती है और ब्रेन को बताते हैं कि चीज़ें ऐसी हैं, तो ब्रेन उनकी बात मान लेता है और कहता है हाँ ठीक है, हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट अगर क्या हो कि अगर यहाँ पे मान लो कि हमारी आंखें एक जगह पे फोकस कर रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, हम नहीं चल रहे हैं, बट गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, वेस्टिबुलर अपैरेटस कह रहा है नहीं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं।
गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, हम राइट मुड़ रहे हैं, हम लेफ़्ट मुड़ रहे हैं, हम ऊपर उड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें वेस्टिबुलर सिस्टम को पता चल रही हैं। प्रोप्रियोसेप्टर कह रहे हैं नहीं, हमारे तो घुटने एकदम फिक्स हैं। तो अब इन दोनों की होती झड़प, बहस। हाँ, तो दोनों के रिजल्ट्स में कॉन्फ्लिक्शन होता है। तो ब्रेन को जो बताते हैं, तो ब्रेन क्या करेगा, हमारे वॉमिटिंग सेंटर में वो इसी कॉन्फ्लिक्शन की वजह से वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा। वो क्या करेगा, वेगस नर्व के थ्रू हमारे स्टमक और हमारी जीआई को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और हमें वॉमिटिंग करवा देता है। इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्शन इन्फॉर्मेशन, जो ब्रेन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं होती। रिजल्टेंट वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट होते हैं, है ना। हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन जो मस्कैरिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक है, ये स्टिमुलेट होते हैं। सिग्नल्स मेडुला के वॉमिटिंग सेंटर्स तक बेसिकली होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है मॉर्निंग सिकनेस की। तो बेसिकली इस वजह से क्या होता है, मोशन सिकनेस में H1 एंटीहिस्टामिन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं जो हमें वॉमिटिंग करवाते हैं। तो हमारी ड्रग्स बेसिकली इन्हीं पे काम करेंगी। तो क्लिनिकल फीचर्स में नाउजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, वर्टिगो, स्वेटिंग, पैलर, कोल्ड स्किन या एक्सेसिव सलाइवेशन, फटीग वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली ये दिख सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नाउजिया एंड वॉमिटिंग। तो मॉर्निंग सिकनेस बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली नाउजिया और वॉमिटिंग है। ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 6 से 12 हफ्तों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हालांकि इसको मॉर्निंग सिकनेस तब कहा जाता है, लेकिन यहाँ केवल सुबह ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी टाइम पे ये वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है मॉर्निंग सिकनेस, मेनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। मेन हार्मोन्स इसमें HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी चीज़ें। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG और एस्ट्रोजन का जो लेवल है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और ये हार्मोन्स मेडुला के वॉमिटिंग सेंटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। साथ ही जो प्रोजेस्टेरॉन है ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी कम कर देता है, गैस्ट्रिक एम्पटाइम स्लो हो जाता है और जो भी स्टमक क्या होता है ज़्यादा देर तक भरा रहता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन बढ़ती है, वेगल स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, रिजल्टेंट नाउजिया और वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। अगर वॉमिटिंग ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें मॉर्निंग नाउजिया, रिकरेंट वॉमिटिंग, फूड एवर्जन, स्मेल सेंसिटिविटी, वेट लॉस या डिहाइड्रेशन, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस सिकनेस, अगर हम इसकी बात करें, जब किसी ड्रग या मेडिसिन के एडवर्स इफ़ेक्ट का रीज़न नाउजिया और वॉमिटिंग होती है तो इसे ड्रग इंड्यूस सिकनेस कहते हैं, ठीक है। कॉमन ड्रग्स कीमोथेरेपी की या फिर ओपियोइड्स, डिजिटालिस, डिजॉक्सिन, लीवोडोपा, एनासेट्स, एंटीबायोटिक्स या आयरन प्रिपरेशंस वगैरह हो सकती हैं। तो जब भी ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग बेसिकली 2 तरीक़ों से होती है। जब भी हमारा CTZ स्टिमुलेट हो, कुछ ड्रग्स डायरेक्टली केमोरिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो वहाँ पर डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह, न्यूरोकाइनिन वगैरह ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है गैस्ट्रिक इरिटेशन, कुछ ड्रग्स स्टमक की म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं, इससे सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। सेरोटोनिन वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, सिग्नल्स वॉमिटिंग सेंटर तक पहुँचते हैं और जी मिचलाना, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन, भूख न लगना या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा GI सिकनेस की बात करें, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी बीमारी की वजह से जी मिचलाना और वॉमिटिंग होता है तो उसी को हम GI सिकनेस बोलते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग, पेप्टिक अल्सर, पैंक्रियाटिस, है ना, अपेंडिसाइटिस, बहुत सारी चीज़ें। तो जब स्टमक की इंटेस्टाइन की म्यूकोसा इरिटेट होती है तो एंटेरोक्रोमैफिन सेल सेरोटोनिन रिलीज़ करती हैं, ठीक है। सेरोटोनिन वेगस नर्व के 5-HT3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, और सिग्नल न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटरियस होते हुए वॉमिटिंग सेंटर तक पहुंचते हैं। इसके रिजल्टेंट नाउजिया और वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल या फिर
सेरेब्रल सिकनेस की बात करें तो जब भी ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ के कारण वॉमिटिंग होती है तो उसे सेंट्रल या सेरेब्रल सिकनेस कहते हैं। कॉमन कॉजेज़ ब्रेन ट्यूमर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ जाना, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, माइग्रेन, हेड इंजरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्रेन डिजीज़ में क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस वजह से वॉमिटिंग सेंटर पर एक डायरेक्ट प्रेशर पड़ सकता है, जिससे CTZ भी स्टिमुलेट हो सकती है, तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, रिजल्टेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली विदाउट नाउजिया चीज़ें देखने को मिलती हैं अचानक से, सीवियर हेडेक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्लड विजन, ये सारी चीज़ें हो सकता है। इसके अलावा है साइकोजेनिक सिकनेस। जब नाउजिया और वॉमिटिंग का रीज़न कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है तो साइकोजेनिक नाउजिया उसको कहते हैं या सिकनेस कहते हैं। जैसे एंजाइटी, फियर, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई फोबिया या एक्सट्रीम पेन वगैरह। तो हायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम इमोशनल स्टिमुलाई को प्रोसेस करते हैं। ये सिग्नल्स मेडुला के वॉमिटिंग सेंटर तक पहुंचते हैं। ठीक है, GI ट्रैक्ट में कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ नहीं होती, लेकिन CNS मीडिएटेड स्टिमुलेशन की वजह से नाउजिया और वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिलेटेड नाउजिया या फिर वॉमिटिंग एग्जामिनेशन से पहले, इमोशनल ट्रिगर्स या नॉर्मल GI एग्जामिनेशन में चीज़ें हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट है मेटाबॉलिक सिकनेस। दिस टाइप अकर्स ड्यू टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से जी मिचलाना और वॉमिटिंग होती है, इसी को हम मेटाबॉलिक सिकनेस कहते हैं। तो इसमें यूरेमिया, डायबिटिक केटोसिडोसिस, लीवर फेलियर, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बढ़ जाते हैं। अब ये टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से क्या होता है, CTZ तक पहुंचता है। CTZ एक्टिवेट होकर वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है। इसके रिजल्टेंट परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग होती है। ठीक है, तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस वजह से। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव सिकनेस। सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया या सर्जिकल स्ट्रेस की वजह से होने वाली नोजिया और वॉमिटिंग को हम पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग कहते हैं। जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया की वजह से, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की वजह से, या फिर सर्जिकल मैनिपुलेशन, डिलेड गैस्ट्रिक एम्बटाइम, फीमेल जेंडर, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस। तो ये सारी चीज़ें देखो, जनरल एनेस्थीसिया और ओपियोइड्स ये CTZ के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। सर्जरी के टाइम पे GI मोटिलिटी भी एक अस्थायी रूप से कम हो जाती है। इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से क्या होता है कि वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वॉमिटिंग होती है। तो मतलब आफ्टर सर्जरी नोजिया या फिर वॉमिटिंग, रिकवरी डिले हो जाना, पुअर ओरल इनटेक या डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शियस सिकनेस की बात करें, जब किसी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से नाउजिया और वॉमिटिंग होती है तो उसी को इन्फेक्शियस सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, ये ऐसी जो चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिन्स और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को पैदा करते हैं बेसिकली। अब ये टॉक्सिन्स GI ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं, एंटेरोक्रोमेफिन सेल से सेरोटोनिन का रिलीज़ करवाते हैं, CTZ को भी स्टिमुलेट करते हैं या कर सकते हैं। तो इसके रिजल्टेंट वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, डिहाइड्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एट द एंड जो हमारा रेडिएशन और कीमोथेरेपी इंड्यूस सिकनेस है, देखो कैंसर पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की वजह से होने वाली नाउजिया और वॉमिटिंग को हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी इंड्यूस सिकनेस कहते हैं। साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग्स जैसे सिस्प्लास्टिन,
या साइक्लोफॉस्फामाइड या डॉक्सिरोबिक्सिन या रेडियोथेरेपी बेसिकली एब्डोमेन या ब्रेन रीजन के पास में अगर होती है तो ये सारी चीज़ें। कीमोथेरेपी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स को डैमेज करती है। इसकी वजह से बहुत लार्ज अमाउंट में सेरोटोनिन रिलीज़ होता है और यही सेरोटोनिन वेगल एफरेंट नर्व्स के 5-HT3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। सिग्नल्स वॉमिटिंग सेंटर तक पहुंचते हैं। कई कीमोथेरेपी ड्रग्स सीधे CTZ को स्टिमुलेट करती हैं। इसी का रीज़न है कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे ऑन्डेनसेट्रॉन या ग्रेनिसेट्रॉन और NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एप्रेपाइटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सीवियर नोजिया, रिपीटेड वॉमिटिंग, भूख न लगना, वज़न कम होना, पानी कमी, माल न्यूट्रिशन, फटीग, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने टाइप्स ऑफ सिकनेस की बात कर ली। तो अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स बेसिकली वो मेडिसिन है जो नोजिया, रेचिंग, वॉमिटिंग इनको रोकने या इनको कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब बेसिकली ये ड्रग्स वॉमिटिंग के डिफरेंट न्यूरल पाथवेज और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, क्योंकि वॉमिटिंग के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। इसीलिए एंटी एमेटिक ड्रग्स को भी उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या टारगेट एक्शन के बेस पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ड्रग क्लास किसी स्पेशल रिसेप्टर या पाथवे को ब्लॉक करके वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अभी इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस को समझने वाले हैं। तो राइट नाउ हम बात करें क्लासिफिकेशन की। अब इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो एंटीकोलिनर्जिक्स। इसमें स्कोपोलामान, हायोसिन, डाइसाइक्लोमीन बेसिकली ये जो आती है, इनका जो मेन यूज़ होता है ये मोशन सिकनेस में और वेस्कुलर डिसऑर्डर्स पे होता है। स्पेशली ट्रैवल के टाइम पे होने वाली जो नोजिया और वॉमिटिंग जो है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। मैकेनिज्म वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद है इसमें न्यूरोलेप्टिक्स या D2 ब्लॉकर्स या D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और ये मेनली CTZ में प्रेजेंट D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो CTZ वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं कर पाता है। खैर ये मैकेनिज्म तो बाद में पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन, प्रोक्लोरप्रोमाजीन और भी आती हैं ब्यूटाइल फिनॉन्स में हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, डोमपेरिडोन वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। बाकी खैर वो प्रोकाइनेटिक में आ जाती हैं, बट हम बात करेंगे उसकी। तो ये ड्रग्स स्पेशली ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग में, GI डिसऑर्डर्स में, माइग्रेन एसोसिएटेड वॉमिटिंग में, मेटाबॉलिक कॉजेज़ ऑफ वॉमिटिंग में, इन सारी चीज़ों में। उसके बाद है H1 एंटीहिस्टामिन्स। अब इसमें प्रोमेथाजीन, डाइमेनहाइड्रेनेट और डाइफेनहाइड्रामीन, डॉक्सिलामाइन और मैक्लोजीन। तो ये ड्रग्स हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इनका मेन रोल होता है कि मोशन सिकनेस, वर्टिगो, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड नोजिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, इन चीज़ों में किया जाता है। एंड देन प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में क्या है कि इसमें मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, आइटोप्राइड या लिवोसल्प्राइड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिनिटाप्राइड या फिर जो भी है। तो इनका मेन यूज़ है GI नोजिया, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस या गैस्ट्रिक स्टेटस में, या फिर GERD या ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, इसमें किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट 5-HT3, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, पैलोनोसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन या फिर रोमोसेट्रॉन। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के टाइम पे जो भी इंटेस्टाइनल एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स की जो बड़ी मात्रा में जो सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, और ये सेरोटोनिन वेगल एफरेंट नर्व्स के इन्हीं 5-HT3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। और 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके वेगल स्टिमुलेशन और CTZ एक्टिवेशन दोनों को रोक देते हैं, बेसिकली एंटागोनिस्ट के तौर पे। तो यही आज के टाइम पे सबसे इफेक्टिव एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं। इसीलिए आपको हर जगह पे डोमपेरिडोन, ऑन्डेनसेट्रॉन वगैरह या ग्रेनिसेट्रॉन दिख जाती है। तो कीमोथेरेपी में, रेडिएशन में, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव में, या
ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, इन चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद NK1 बेसिकली न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एग्जांपल्स के तौर पे जो एप्रीपेटेंट या फोसापेटेंट या नेटोपाइटेंट और रोलापेटेंट, बेसिकली ये कुछ और ड्रग्स इसमें हैं। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में सब्सटेंस पी जो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, सब्सटेंस पी के एक्शन को रोक के ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को सप्रेस करते हैं। तो ज़्यादातर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में डिलेड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, हाईली हेमेटोजेनिक कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ हम रेगुलरली ऑन्डेंसेट्रॉन और डेक्सामेथासोन के साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी से करते हैं, ठीक है। एंड एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ड्रग्स खुद प्राइमरी एंटीएमेटिक्स नहीं होती, लेकिन और कई सारी एंटीएमेटिक ड्रग्स के एक्शन को बढ़ा देती हैं। तो स्पेशल कंडीशंस में नाउजिया और वॉमिटिंग में को कम करने में काम करती हैं। एग्जांपल के तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जैसे डेक्सामेथासोन, मेथाइल रेडिनोजोलोन और बेंजोडाइज़ेपिन्स पे भी यूज़ करते हैं। लोराज़ेपाम, अल्प्राजोलाम, कैनाबिनॉइड्स में आ जाती है हमारी ड्रोनाबिनॉल, नेबिलोन, ओलेंजापिन वगैरह, काफ़ी ड्रग्स हमारी इसमें आ जाती हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम करेगा, एंटीएमेटिक इफेक्ट को बढ़ा देगा। बेंजोडाइज़ेपिन्स एंजाइटी कम करके एंटिसिपेटरी नोजिया को कंट्रोल करते हैं। कैनाबिनॉइड्स CNS रिसेप्टर पे काम करके नोजिया को कम करते हैं। ओलेंजापिन कई रिसेप्टर D2, 5-HT2, H1, M1 इनको ब्लॉक करके एंटीएमेटिक इफेक्ट देता है। तो स्पेशली ओवरऑल इनका यूज़ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग, रेफ्रेक्टरी वॉमिटिंग, कॉम्बिनेशन एंटीएमेटिक थेरेपी, इन सारी चीज़ों में किया जाता है। तो ओवरऑल बेसिकली ये क्लासिफिकेशन आगे हर ड्रग की क्लास में मैकेनिज्म, फार्माकोकाइनेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस, इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास में इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड वेलकम।